नमस्कार। लॉकडाउन अधिवेशन में आज खास आपसे बात होगी। वाद न विवाद, लॉकडाउन अधिवेशन में होगी सीधे बात। जी हाँ, लॉकडाउन अधिवेशन में भैया जी आज बात करेंगे उन तमाम उद्योगों की, आपके नौकरी की, आपके सैलरी की। सड़क पर कब लोग सामान्य तौर से दिखाई देंगे, अगर दिखेंगे तो, और या तमाम रिस्ट्रिक्शंस के साथ हमको कैसे रहना होगा। देश भर से तमाम एक्सपर्ट जुड़ेंगे, किस तरह से ये खुलेगी धीरे धीरे से, ये लॉकडाउन की जो तस्वीर है ये आसान कैसे बनेगी। इन तमाम सारे सवालों को लेकर आज हम भैया जी में हाजिर हैं। लेकिन लॉकडाउन अधिवेशन जो लगातार चलेगा 9 बजे तक, जिसमें आप तमाम लोगों से रूबरू होंगे आज। लेकिन आज भैया जी में जो बात सबसे खास है वो ये कि नौकरी को लेकर तमाम लोग परेशान हैं। तमाम उद्योगपति, तमाम इंडस्ट्रीज और खास तौर से मझोले उद्योग धंधे वाले इस बात से परेशान हैं कि कैसे उद्योग को पटरी पे लाया जाए। अलबत्ता आज ट्रेन जो है पटरी पे जरूर दिखी, लॉकडाउन हल्का सा ढीला होता हुआ दिखा, लेकिन ये कब तक ये नहीं मालूम। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेन आगे कहां बढ़ी। पचास दिन बाद आज रेल की पटरी पर रफ्तार लौट आई। इसके साथ ही देश ने लॉकडाउन से बाहर निकलने की तरफ एक बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने ये संकेत भी दिया कि कुछ और छूट के साथ लॉकडाउन को 17 मई से आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने 15 मई तक सभी राज्यों से इस बारे में ब्लूप्रिंट मांगा है। पीएम मोदी ने लोगों को एक बार फिर चेताया कि जब तक कोरोना की दवाई वजूद में नहीं आ जाती, तब तक इस महामारी से लड़ने का सिर्फ एक ही कारगर हथियार है, और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन सवाल ये कि 5 दिन में जब 20,000 केस जुड़ रहे हो, खतरा जब कोरोना के गांव तक पहुंचने का हो, तो कैसे जिंदगी को पटरी पर लाएं? चिंता तो हुजूर है। जब 5 दिनों का आंकड़ा 20,000 पे छू जाए, सिर्फ 5 दिन में 20,000 का आंकड़ा छू जाए तो दिक्कत तो है। और सवाल यह है कि गांव तक अगर ये चला गया तो बड़ी दिक्कत है। उद्योग धंधे वालों को चिंता है कि अगर उनके स्किल्ड लेबर, वो स्किल्ड लेबर मतलब वो जो कामगार, वो मजदूर जो बहुत तकनीकी तौर पर बहुत तेज हैं, वो अगर गांव तक चले गए तो वो फिर वापस कैसे आएंगे। ये तमाम सवाल हैं जिनको आज हम बातचीत करने वाले हैं। सैलरी को लेकर तमाम सारे मजदूरों को, तमाम सारे काम करने वाले प्राइवेट सेक्टर्स में बड़ी चिंता है कि 10%, 20%, इस पिछले महीने तो हम गए नहीं, तो मालिक पैसे देगा या नहीं, ये भी एक सवाल है। मालिक को ये लग रहा है कि पैसा आ ही नहीं रहा है, तमाम बिल पेंडिंग है, तो कैसे आएगा, इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ जो आज लोग मौजूद हैं, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद, उनका हम तारुफ करा दें। नरेंद्र तनेजा साहब मौजूद हैं, जाने माने बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत बहुत शुक्रिया साहब नरेंद्र तनेजा साहब, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र तनेजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक शर्मा जी कांग्रेस में हमारे साथ, बड़े तीखे सवाल पूछते हैं, आज उम्मीद है बहुत तीखे सवाल पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, थैंक यू सो मच। AK वाजपेयी जी LJP से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ अर्जुन खोटकर साहब शिवसेना से जुड़ रहे हैं मुंबई से, बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ दानिश रिजवान साहब हम पार्टी से पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं एक मेहमान हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल साहब जरूर जुड़ेंगे, महासचिव हैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स से, और वो भी हमारे साथ आपके साथ रूबरू होंगे। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं तमाम सारे लोगों से जो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं, और तमाम सारे वो जो लोग हमारे जो मेहमान हैं उनसे, कि पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि मुद्दा आखिर क्या है। मुद्दा समझ लेते हैं, बहस में, वाद विवाद में कोई चक्कर नहीं, आज बातचीत होनी है और समस्या को सुलझाने की तरफ कदम बढ़ाना है। कल क्या हुआ, ये सवाल सबके सामने है। पीएम मुख्यमंत्रियों से जानना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जनता से जानना चाहते हैं। विपक्ष कहता है कि 17 मई के बाद क्या होगा ये सरकार नहीं बता पा रही। सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष बैठक में कुछ और कहता है और बाहर कुछ और बोलता है। अक्सर विभिन्न पार्टियों के प्रवक्ता आपस में बहस में लड़ते हैं कि लॉकडाउन
खोलना चाहिए या नहीं, परिवहन व्यवस्था शुरू होनी चाहिए या नहीं, आर्थिक गतिविधियां शुरू हों तो कितना हों, किस राज्य के सीएम की क्या है राय, आइए जानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी जगहों पर आर्थिक गतिविधियों की इजाजत मिलनी चाहिए। बिहार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। पंजाब भी लॉकडाउन बढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ ढील के पक्ष में है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जून जुलाई में केस बढ़ने को लेकर लॉकडाउन पूरी तरह हटाने के पक्ष में नहीं है। केरल की मांग है कि राज्यों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फैसला लेने की आजादी होनी चाहिए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम की मांग है कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार राज्यों का होना चाहिए। लेकिन इस धुंधलेपन के बीच जनता को जवाब की जगह ये सलाह कि रहना तो अब इन सबके बीच ही है। जनता रोजी रोटी कमाने सुरक्षा के सवाल के बीच कैसे जाए। तो सवाल मेरा यही है कि कोरोना के खतरे के बीच में जनता रोजी रोटी के सवाल को कैसे निपटे। मैंने बताया था कि तमाम सारे सवाल हैं जो लगातार हम पूछेंगे। हमारे साथ कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ उद्योगपति जरूर जुड़ेंगे, कुछ बिजनेस हाउसेस के लोग जो हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे, अपनी बात कहेंगे। और इस सवा घंटे जो आज हम लॉकडाउन अधिवेशन में बात कर रहे हैं, लगातार आपसे रूबरू रहेंगे कि लॉकडाउन अधिवेशन खास तौर से इन्हीं सवालों को लेकर आज हमने बुलाया है। सबसे पहला सवाल प्रवीण खंडेलवाल साहब के पास जाना चाहिए। प्रवीण खंडेलवाल साहब कन्फेडरेशन के हैं और मैं चाहूंगा कि उनके सवाल को कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़े गौर से, और शिवसेना खासतौर से मुंबई से हैं, बड़े गौर से सुने बहस को आगे बढ़ाने के लिए। प्रवीण खंडेलवाल जी, सबसे पहले मैं आपकी बातचीत बढ़ाना चाहता हूं। लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुलने की बात है, ज्यादातर लोग कहते हैं लॉकडाउन बना रहे। आपका मुझे ये बात याद है, आपने कहा जब शराब की दुकानें खुल सकती हैं तो छोटे मझोले किस्म के व्यापारियों की बात क्यों नहीं सुनी जा सकती। महासचिव CIIT प्रवीण खंडेलवाल। प्रवीण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रवीण जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? प्रवीण जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? ये कल भी हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रवीण जी से हम बात करेंगे। लेकिन हम जहां बात करें लॉकडाउन अधिवेशन में, लगातार हम ये सवाल आज पूछेंगे लॉकडाउन अधिवेशन में पूरे 9 बजे तक कि खास तौर से हम इन तमाम सारी समस्याओं से कैसे निपटें। लेकिन ये सवाल हम सीधे LJP के जो प्रवक्ता मौजूद हैं उनके पास रखना चाहते हैं कि लोग जानना चाहते हैं कि NDA के आप पार्ट हैं, खास तौर से छोटे व्यापारी उद्योगपति जो है वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनको राहत कैसे मिलने वाली है और क्या राहत मिलने वाली है। जी, क्योंकि इसी से सवाल जुड़ा है सैलरीज का भी। LJP के प्रवक्ता, मुख्यमंत्रियों LJP के प्रवक्ता के पास से मैं आऊं, उससे पहले सर वाजपेयी जी, मैं माफी चाहता हूं। क्योंकि मैंने आपको कह दिया, इसलिए मैं चाहूंगा 10 सेकंड आपको मोल लें, क्योंकि इससे पहले प्रवीण खंडेलवाल जी का फोन जुड़ गया है। लेकिन आप पहले बोल लें, उसके बाद प्रवीण खंडेलवाल जी। LJP। नहीं, हम ये कह रहे थे कि देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 5वीं बार सारे मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। देखिए, मुख्यमंत्रियों से सलाह मशवरा किया है, उसके बाद उन्होंने सारे उद्योगपतियों के जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडों से भी बात की है, मुख्य उद्योग धंधों के जो चेयरमैन हैं उनसे भी बात की है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात की है, MSME की जो लीडर्स हैं उनसे बात की है। देखिए, और उसके बाद जो एक्सपर्ट है, हेल्थ एक्सपर्ट की जो टीम है वो करीब 100 लोगों की टीम है, जिसमें सीनियर मोस्ट डायरेक्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी लोग हैं। और उसके बाद कोई फैसला लिया जा रहा है। लेकिन ये बात तय है कि लॉकडाउन अगर मान लो 17 को नहीं खुलता है तो 10 दिन बाद खुल जाएगा। लेकिन हमको तो कोरोना के साथ ही जीना है, मजदूरों को भी कोरोना के साथ जीना है, हमको कोरोना के साथ जीना है। जी वाजपेयी जी, मैंने आपकी लाइन ली। वाजपेयी जी, मैंने आपकी ये लाइन ली।
कोरोना के साथ जीना है, ये लाइन हमने आपकी पकड़ी। मैं प्रवीण खंडेलवाल जी के साथ जाना, कोरोना के साथ हमको जीना है। प्रवीण खंडेलवाल जी, मैं जानना चाहता हूं आपका सवाल जो मैंने रखा था कि आखिर क्या डिमांड है। जब आपने एक सवाल पूछा था कि जब शराब की दुकान खुल सकती है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का क्या हाल था, ये देखा जा सकता, तो फिर छोटे व्यापारियों के मोहल्ले की दुकानों को, रिटेल व्यापारियों को क्यों आखिर नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि सैलरीज और वो तमाम वर्कर जो जुड़े हैं उनकी दुकानों से, छोटे छोटे 4-4, 5-5 वर्कर, उनकी सैलरीज का भी सवाल है। जी प्रवीण खंडेलवाल। बिल्कुल ये सही बात है। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि शराब की दुकानों को तो खोलने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन जो आम जरूरत की वस्तुएं और जिससे इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था जिस पर निर्भर होती है, उनकी दुकानों को बंद किया जा रहा है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म शराब की दुकानों के लिए अगर मेंटेन हो सकते हैं, तो हमारे व्यापारी उससे ज़्यादा तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो दोबारा घूम सकता है। तो मेरा तो यही मानना है कि अब वो समय आ गया है कि जब व्यापारियों को दुकान खोलने की इजाज़त दी जाए, उसमें हो सकता है कि शुरू के अंदर कोरोना ना बढ़े, इसके लिए हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि आप 4-4 घंटे अगर मार्केट खोलेंगे हमें मंजूर है। आप एक सड़क पर पहले दिन लेफ्ट खोल दें, दूसरी तरफ राइट खोल दें, हमें वो मंजूर है। आप दिन में ना खोलें, हमको रात में खोलते, हमें वो मंजूर है। तो जब तक व्यापारियों की दुकानें देश में नहीं खोली जाएंगी, तो यह कहीं ना कहीं हमारे लिए एक परेशानी का सबब है। और प्रवीण खंडेलवाल जी, प्रवीण जी, मैं एक सवाल जानना चाहता हूं कि आप ये जो छोटी छोटी दुकानें इनके पक्ष में हैं और क्या मॉल के पक्ष में भी हैं कि मॉल खोले जाने चाहिए या नहीं? देखिए, मॉल अभी ना खुले, क्योंकि मॉल के अंदर क्या होता है, एक वक्त में 400, 500, 1000, 2000 आदमी होते हैं, और जब व्यापारी की दुकान है तो उस पर मुश्किल से 2 या 3 आदमी होंगे या 4 आदमी होंगे। 4 आदमियों को कंट्रोल करना आसान काम है, मॉल में 1000-2000 लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल काम है। ठीक है, सीआईआई ने भी कुछ रिकमेंडेशन दी है छोटे व्यापारियों को लेकर, लेकिन मैं आलोक जी के पास जाना चाहता हूं। आलोक जी, एमएसएमई को लेकर तमाम सारे सवाल हैं जो कि आपकी पार्टी और तमाम सारे आपके राज्यों की सरकारें लगातार पूछ रही हैं। मैं चाहता हूं कि आज जब लॉकडाउन खुलने को लेकर बात हो रही है, हालांकि ज्यादातर लोग कह रहे हैं लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को लेकर तमाम सारी सुगबुगाहट है, तमाम सारे लोग सैलरीज को लेकर चिंतित हैं, तमाम सारे लोग व्यापार, उद्योग, धंधों को लेकर हैं, कैसे पटरी पे लौटेगी, तो ये तमाम सवाल हैं। कांग्रेस का पक्ष, आलोक जी, इस मुद्दे पर। देखिए, मैं समझता हूँ मोदी जी आज 8 बजे अपना जो भाषण देने वाले हैं, उसमें जो भी राज्यों से और मुख्यमंत्रियों से बात हुई है, वो जरूर उसको एड्रेस करेंगे, ऐसी। लेकिन आज देश जो उम्मीद करता है वो ये उम्मीद करता है कि क्राइटेरिया ऑफ ओपनिंग क्या है, इस पर ट्रांसपेरेंसी, आगे रोड मैप क्या है हमारे लिए। जब ये मान लिया है, सबने तय कर लिया है कि अब 18 दिन महाभारत का युद्ध नहीं जीता जा सकता है और 21 दिन में कमर नहीं टूटेगी, तो स्वाभाविक है कि अब आगे का रोड मैप क्या है, उसके ऊपर पूरी तरह से एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अभी तक इकोनॉमी को संभालने के लिए सबसे बड़ी जो विडंबना रही है वो ये रही है कि 400 से ज्यादा नोटिफिकेशन राज्य सरकारों के आए हैं, 400 से ज्यादा नोटिफिकेशन केंद्र सरकार के आए हैं और 200 अमेंडमेंट केंद्र सरकार के आए हैं। तो व्यापारी जो है पूरी तरह से इस समय उद्योग जगत जो है वो कंफ्यूजन की स्थिति में है, कौन से जोन में क्या हो रहा है, रेड में क्या होना है, ग्रीन में क्या होना है, कहां से क्या चीज जाएंगी। और जब तक अर्थव्यवस्था का पहिया नहीं घूमेगा, हम कोरोना से भी नहीं लड़ पाएंगे। दूसरी चीज, आलोक जी, आपकी सरकारें, जो राज्य सरकारें हैं, जो जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, उन्होंने कहा कि हमको जोन तय करने का भी, यानी रेड जोन हम तय करें और ग्रीन जोन जो भी है और ऑरेंज जोन, हमको जोन करने का भी, जोन को जो डिसाइड करने का मौका हमको दिया जाए राज्य सरकारों को। ये भी एक मांग आप लोगों ने रखी है, मैंने देखा जो बात मुख्यमंत्रियों से हुई। आलोक जी, क्या है और जिलों की स्थिति क्या है वो डीएम और सीएम ज्यादा समझते हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस वाले जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके भी जो डीएम और सीएम हैं, मुझे लगता है कि हम गृह मंत्रालय में जो अधिकारी बैठे हैं उनसे ज्यादा उनके पास नॉलेज है और यही आधार है। दूसरा उसका जो एंगल है, माननीय राहुल जी ने भी कहा कि डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। कोविड की लड़ाई केवल एक दिल्ली से बैठकर हम नहीं लड़ सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और डिसेंट्रलाइजेशन जब तक हम इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव और हेल्थ एक्टिविटीज का नहीं करेंगे, हमें लड़ाई करने में कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। दूसरा विषय जो एमएसएमई वाला लिया आपने, एमएसएमई के लिए 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी। सबसे पहली चीज तो डिमांड है। डिमांड जब तक नहीं आएगी, जब तक
परचेजिंग पावर नहीं आएगी। परचेजिंग पावर जब तक नहीं आएगी, जब तक गरीबों के अकाउंट में पैसा नहीं होगा, उनकी जेब में पैसा नहीं होगा। दूसरी चीज, आप एमएसएमई खोल भी देंगे तो जब तक लेबर वहां पर नहीं है, आज हालत यह है कि लेबर माइग्रेट कर रही है। लेबर लॉज के लिए कई राज्यों ने अपने लेबर लॉज को समाप्त कर दिया है, जिसमें 3 राज्य बीजेपी के हैं सबसे ऊपर। आज सबसे ऊपर नेशनल लेबर माइग्रेंट पॉलिसी आनी चाहिए। राज्य सरकार कोई तय नहीं कर सकता कि किस तरह से राज्य में कहां से कहां लेबर जाएगी, वो राज्य का विषय है। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या होगा, नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी आनी चाहिए। रुपया जो है वो पूरी तरह से डॉलर की तुलना में 12% गिर गया 1 महीने के अंदर अंदर। दूसरी चीज, बिल्कुल आलोक जी, मैं बिल्कुल आपके सवाल को, आलोक जी, प्रतीक जी एक अंतिम बात कहना चाहूंगा कि एमएसएमई को जी बोलिए पैसा मिलना चाहिए। अगर एमएसएमई के पास डायरेक्ट पैसा नहीं होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, अनरेस्ट बढ़ेगा, वो अपने यहां से लोगों को हटा देंगे। केंद्र सरकार का क्या रुख है? मोदी साहब 8 बजे वाले भाषण में राशन की बात करें, भाषण की बात ना करें। ठीक है, तो आपने कहा कि 8 बजे वाले भाषण में राशन की बात होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बात आपने अपनी रखी। और आपने कहा एमएसएमई से बता दें, जो हमारे प्रोग्राम को देखने वाले हैं भैया जी कहने वाले, उसमें उनको बता दें, ये वो मझोला उद्योग धंधा जिसमें आप हम सारे लोग, ज्यादातर लोग काम करते हैं, और ये वो सेक्टर है जिसमें कि तमाम सारे लोग उद्योग में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जो एक फोन कॉल आ रहा है, मैं उस पर जाऊं और उनसे बात करूं। अनूप गुप्ता जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ दिल्ली ट्रेड एंड इंडस्ट्री के, उनका फोन कॉल है। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारी आवाज सुन सकते हैं अनूप जी? जी भाई साहब, मैं इसमें जी अनूप जी, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके, मैं अनूप जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन मेरे पास एक जो मैसेज आया, उसमें उन्होंने कहा है कि एमएसएमई से जुड़े, यानी मझोले उद्योग से जुड़े हैं। फरवरी मार्च में वैसे ही भैया जी कैश क्रंच रहता है सारी कंपनीज के पास, बिजनेस लॉस है, नया बिजनेस नहीं है, पेंडिंग बिल हैं, जिनके जो पैसा बकाया था कंपनियों का वो पैसा नहीं है, बैंक का जहां तक सवाल है उनका इंटरेस्ट का भी देना पड़ता है, ऑफिस रेंट है, साथ में उन्होंने कहा कि तमाम एम्प्लॉइज का बातचीत है, उसका भी बहुत सारा बोझ है, ये कैसे निपटेंगे, ये सवाल है। लेकिन अनूप जी, मैं आपके पास आता हूं, आप क्या कहना चाह रहे थे? जी अनूप गुप्ता जी। जी भैया, क्या नहीं गो है या श्योर अनूप जी, बिल्कुल बात कहिए अपनी। भैया, मैं इस चीज को 2-3 हिस्सों में डालना चाहूंगा। अभी तक एमएसएमई एक्सपेक्ट कर रहा था गवर्नमेंट कुछ देगी, पर अभी तक जो भी दिया गया वो ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से बिल्कुल अलग था। अगर मैं लिटरली कहूँ तो लॉलीपॉप था जिसका कवर भी नहीं उतारा गया था। ईएसआई ईपीएफ के लिए डिक्लेरेशन दिया गया, पर उसमें साथ में एस्टिक्स डाल दिया कि 90% पीपल शुड बी लेस देन 15,000 रुपीज सैलरी, विच इज इनप्रैक्टिकल। कहीं मेरे आसपास नॉर्थ दिल्ली में तो मुझे ऐसी कोई इंडस्ट्री नजर नहीं आई। आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से 9% कर दिया या 18 से 9% कर दिया, जबकि इंटर बैंक रेट 4.5% होता है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट जो लेट पेमेंट हो रही है जीएसटी की या इनकम टैक्स की, उस पर अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेना चाह रही है। तो इस तरह की चीजें जो होती जा रही हैं, उससे जो बैकबोन है और जो कॉन्फिडेंस है एमएसएमई का पूरा टूटा हुआ लगा। हमारे को सिर्फ दबाया जा रहा है। उसके बाद एक जो लेबर के लिए इन्होंने कहा, उसको एक तरह का इन्होंने लॉ बना दिया, जो माथे पे बंदूक लगी हुई है, आपको हर पूरा पैसा देना है। सब आदमी अपने आदमियों को होल्ड करना चाहते हैं, उनकी इज्जत करना चाहते हैं, उनको सरवाइव कराना चाहते हैं एमएसएमई में। पर जब आप ये एक चीज दे देते हैं लीगली कि आप पे लेबर लॉ एक्ट लगेगा, आप पैसे देंगे, जब दिल्ली सरकार 10 किलो 400 रुपए का सामान देके इतनी तालियां बजवाती है, या 500 रुपए या 2000 रुपए देते हैं, तो आप एमएसएमई को इस टाइटनेस में कैसे कुचल रहे हैं? ये गलत है। इसके लिए मैं बहुत जल्दी से 2-3 सजेशन देना चाहूंगा, जो मुझे लगता है प्रैक्टिकल है। इतने सम्मानित व्यक्ति आपके जल्दी दीजिए सर, पोर्टल पे बैठे हुए हैं। जी सर जल्दी दीजिए, आपके सर माथे आपके। जी सर, बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि ईएसआई बताइए, और पीएफ के लिए पीएफ को 6 महीने डेफर कर दीजिए सितंबर तक। पीएफ एक हमारा सिक्योरिटी फंड है, अगर नहीं डिपॉजिट होता तो क्या फर्क पड़ता है? गवर्नमेंट भी क्यों पे करे, आदमी भी क्यों पे करे, और इंस्टीट्यूशन भी क्यों पे करे? ईएसआईसी पे बहुत पैसा एडवांस दूसरा पॉइंट कर दीजिए। और
दूसरा पॉइंट सर। था कि जो वेजेस के लिए हमारी आपस में बातचीत चल रही है, वेजेस के लिए आदमियों के ऊपर छोड़ दिया जाए, लेबर और इन आदमियों को कि 50%, 40% पेमेंट दे दें, 60% दे दें विद ए मिनिमम, ताकि उनका गुजारा चले, और बाकी वो डेफर्ड करके अगले 4-6 महीनों में आदमी को पे कर दें। इससे लेबर लॉयल्टी भी बनी रहेगी और आपस में इत्तेफाक भी बना रहेगा। और ठीक है अनूप जी, आपका पॉइंट बहुत बढ़िया है, वैलिड है। मैं डिस्कशन में इसको बहस में बातचीत में रखता हूं। अर्जुन खोटकर जी मौजूद, नरेंद्र तनेजा जी हमारे साथ, और हमारे साथ एलजेपी के प्रवक्ता, हम के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। मैं ये बात आपकी रखता हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्दी हम सारे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जिनकी बातचीत है, एमएसएमई के लोग हैं, उनको लेकर एक बार फिर से बात और बहस पे आएंगे। लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे। लॉकडाउन अधिवेशन में आज फिर से इसी पर बात होगी। लॉकडाउन अधिवेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। वाद विवाद कुछ नहीं, सीधे करेंगे आज भैया जी बात। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे मैं एक बार आपका फिर तारुफ करा दें, लेकिन हम सीधा सवाल आज जो पूछ रहे हैं, अब शिवसेना के हमारे जो यहाँ प्रवक्ता हैं उनसे हम सीधा सवाल ये जानना चाहते हैं कि आप लॉकडाउन खत्म करने के फेवर में हैं या लॉकडाउन बढ़ाने के फेवर में, या परिवहन व्यवस्था को लेकर थोड़ा बहुत कुछ ढील देना चाहते हैं? अर्जुन खोटकर साहब। हाँ नमस्कार जी। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने कल पीएम साहब से बात की। जिस देश के अंदर जब लगभग 25-50 मरीज थे, तो वही अब हमने लॉकडाउन किया। आज पूरे देश के अंदर 70,000 से ज्यादा मरीज कोरोना के हैं। तो इसके ऊपर यह बहस जो मुझे लगता है कि भाई रखना है या लॉकडाउन या कम करना है, तो मुझे लगता है कि वो राज्य के ऊपर स्थिति माननीय पीएम साहब ने डाल दी है। अब महाराष्ट्र के अंदर कुछ ऐसे हॉटस्पॉट है, वहां तो रखना जरूरी है। जहां पर ग्रीन जोन है वहां निश्चित रूप से ये लॉकडाउन कम किया तो चलेगा। जो ऑरेंज जोन है वहां पर कुछ समय ढील दिए तो चलेगा। और जहाँ पर रेड जोन है, रेड जोन के अंदर अगर आप मांग करते हो खोलने की, तो ये निश्चित रूप से गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि ये समय जो है वो देश और अपने खुद को बचाने का समय है। और बस सभी लोगों ने, हम मीडिया या सारे लोग, हर आदमी इस देश का, हर आदमी ने सोचना चाहिए, हम बचेंगे तो देश बचेगा, हम नहीं बचेंगे तो देश कैसा बचेगा। आज अगर ये स्थिति अगर होती है तो वो हजारों की तादाद में अगर मरीज बढ़ रहे हैं। नहीं तो मैं ये जानना चाहता हूँ अर्जुन साहब, मैं आपका बस जानना चाहता हूँ कि विंडो थोड़ी लॉकडाउन की हल्की खुलनी चाहिए, आर्थिक गतिविधियां थोड़ी ओपन होनी चाहिए, या बिल्कुल शट रहना चाहिए जैसा मुंबई की हालत है? मुंबई में तो बिल्कुल स्थिति खराब है, तो बिल्कुल पूरी तरह से बंद रहना चाहिए, या परिवहन में जैसे कहा कि आपने बसेस खुल जाएं, थोड़ी बहुत चलें, तो उस मूवमेंट के पक्ष में? मैं बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। देखो, मुंबई के अंदर तो बंद होना चाहिए 100%, ये मुख्यमंत्री जी का भी मत है। पर पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहाँ ग्रीन जोन है वहां पर तो सारी बसें चालू हो गई, रोड ट्रांसपोर्ट चालू हो गया, वहां पर 2 बजे तक की दुकानें चालू हो रही है और व्यापार धंधा चालू हो गया है। महाराष्ट्र के अंदर 25,000 जो कारखाने हैं, 25,000 कारखाने शुरू हो गए। लगभग 7 लाख लोगों को काम रोजगार उपलब्ध करा कर दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट के अंदर सख्ती से निपटना चाहिए, और जहां पर ग्रीन जोन है, जहां पर ऑरेंज जोन है, वहां पर निश्चित रूप से उद्योग को और लॉकडाउन को थोड़ा सा शिथिल करना चाहिए। ये महाराष्ट्र के गवर्नमेंट का भी मत है। लेकिन मुंबई में आप कह रहे हैं कंप्लीट शटडाउन होना चाहिए। नरेंद्र तनेजा जी के पास आ रहा हूं। नरेंद्र तनेजा जी, आपने अभी इंडस्ट्रीज की बात सुनी, मैं आखिर में इसीलिए आया क्योंकि आप सरकार तक के पक्ष ले जाएंगे और कुछ यहाँ पे अपने अनुभव से तमाम सारी बातें बताएंगे, और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को चाहूंगा कि अगर वो कुछ जोड़ेंगे तो और अच्छी बात होगी। नरेंद्र तनेजा जी, एक तो एमएसएमई को लेकर एक बात है, उन्होंने कहा कि साहब प्रोविडेंट फंड को भी लेकर उन्होंने सुझाव दिया, लोगों की सैलरीज को लेकर कहा कि कट डाउन होने की बात है, लेकिन नियम यह है कि आपको सैलरीज देनी है। तो तमाम तरह का बोझ वो कहते हैं कि उद्योग धंधा जो उद्योग चला रहे हैं मालिक उनके ऊपर है, और रिलैक्सेशन जो है
वो ये है कि लॉकडाउन चल रहा है, तमाम कामगार जो हैं वो जा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे स्थिति को बनाया जाए? लॉकडाउन को लेकर अभी वो अपोह की स्थिति बनी हुई है कि बढ़ेगा, नहीं घटेगा, या घटेगा या बढ़ेगा, या कुछ सीमित, जैसा कि दिल्ली में है कि जहां पे कंटेनमेंट जोन है वहां छोड़ के बाकी जगह शुरू किया जाए। तो इन तमाम सारे जो उहापोह की स्थिति है, इसको कैसे छाटा जाए और कैसे बात स्पष्ट रूप से सामने आए? नरेंद्र तनेजा जी। प्रदीप जी, मैं 35 मिनट से सबको सुन रहा हूं, थोड़ा समय दीजिएगा। 35 मिनट हो चुके हैं। देखिए, अभी शिवसेना के हमारे जो को पैनलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी, हमारे विपक्ष में है लेकिन बातें उन्होंने अच्छी कही हैं। हमारे देश पे हमला हो रहा है, ये युद्ध है, हमारे देश पे इतना भारी युद्ध है कि देश के इतिहास ने कभी नहीं देखा। तो इसलिए ये राजनीति का समय ये नहीं है, ये पूरे देश को और हर नागरिक को बचाने का समय है। जिंदगी पहले है, लेकिन साथ में ये भी जरूरी है कि रोजी रोटी, काम धंधा, वो भी जरूरी है। अब इसके बीच में हमको संतुलन बनाना है। प्रधानमंत्री ने, आपने कल की बैठक में देखा, सबको सुना गया है। इससे साथ में जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं और उनके साथ लगातार बात हुई है, कैबिनेट सेक्रेटरी, तमाम सारे विचार जो हैं वो मेज पे आए हैं। इसके अलावा जो 100-150 विशेषज्ञ भारत के और दुनिया भर के तमाम विशेषज्ञ, उनसे अलग इसके बारे में बातचीत हुई है कि जिंदगी भी बचे और काम धंधा भी बचे, उसके बीच में संतुलन कैसे बनाया जाए, यही सारा सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने एमएसएमई का खंडेलवाल साहब को मैंने सुना, हमको एमएसएमई, थोड़ा मैं खंडेलवाल साहब से कहूंगा इसी हफ्ते, बस शनिवार तक आप इंतजार करिए। हम लोगों ने इस पर काफी मंथन किया है। सरकार इसको लेकर के एक नई पहल लेकर के आ रही है, जिसका टारगेट फोकस मेनली एमएसएमईज है। एमएसएमईज जो है वो देश की जो अर्थव्यवस्था, उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं, वैसी जैसे किसान होता है। तो और दूसरा जो हमारा जो साथ में जो हमारा श्रमिक है, वो भी रीढ़ की हड्डी होता है। इन सबके बीच में तालमेल बनाते हुए इस तरीके से, जिससे कि इनको उद्योग धंधे भी चालू हों, शुरू हों, इनके ऊपर भी बोझ ना आए, लेकिन दूसरी तरफ जो मजदूर जिसको 7 हफ्ते से तनख्वाह नहीं मिली है, वो भी जो है एकदम जो है सड़क पर ना जाए। तो ये मैं तो इसके बारे में आप देखेंगे सत्ता के जी, बताइए नरेंद्र जी। मैं आपको माफी के साथ कह रहा हूं, मैं रोकना इसलिए चाह रहा हूं कि एक उद्योगपति जो कि होम अप्लायंसेस के बड़े निर्माता हैं, सीईओ हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अखिल अग्रवाल जी। वो कुछ बात कहना चाहते हैं, मैं उनकी बात सुन लेता हूं, देन उनका सजेशन सुन लेता हूं, फिर आप उसको रिप्लाई कर दीजिएगा। जी अखिल अग्रवाल जी नमस्कार, आप बात कहना चाह रहे हैं अपनी। जी अखिल अग्रवाल जी, क्या परेशानियां हैं? आप तो रीढ़ की हड्डी हैं और मजदूर भी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन समस्या कहां आ रही है इस वक्त? जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं। समस्या सबसे ज्यादा ये है जी कि इसके अंदर हमारे यहाँ सामंजस्य नहीं है। सरकारी अधिकारी क्या कहते हैं, हमारे नेता विपक्ष के क्या कहते हैं, सत्ता पक्ष के क्या कहते हैं, श्रमिक भाई क्या कहते हैं, और हम उद्योगपति क्या समझते हैं। सबके अंदर एक दूसरे के प्रति एक, मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा कि एक वो विश्वास की कमी है। हर इंसान को ये लग रहा है कि मेरे को दबाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है, बड़ा विकट परिस्थिति है, विषम परिस्थिति है। हमको सबको साथ मिलकर तभी इसका मुकाबला करेंगे तो कुछ आगे से बढ़ पाएंगे इसके अंदर। हम सारी उम्मीद सरकार से करें या सरकार सारी उम्मीद व्यापारी से करे, या हम सोचें कि हम श्रमिक को बिल्कुल भूखा मरने के लिए छोड़ दें, ये सारी चीजें गलत है। एक दूसरे का हमें सहयोग करना होगा। एमएसएमई के अंदर निश्चित तौर पर बहुत तकलीफें हैं। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि जी आप तनख्वाह दीजिए, जो जीएसटी वगैरह है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, फोन आ रहे हैं कि जी आपने कितना जीएसटी जमा कराया। अब इतनी कठिन परिस्थिति है, इसके अंदर दफ्तर हमारा बंद है। हमने उनको जवाब ये दिया कि हम तो सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों को ये मान के चल रहे हैं कि 17 तारीख तक लॉकडाउन, और इसके अंदर खाली हमारी ही सुरक्षा का सवाल नहीं है, हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा का भी सवाल है। कैसे खोलें, किस तरीके से खोलें, कुछ नहीं पता है। तो मेरा अखिल जी मैं जानना चाहता हूँ, आपकी यूनिट में कितने मजदूर काम करते होंगे? कितने मजदूर यूनिट में काम करते होंगे? एक रफ आइडिया। हाँ, मेरे 2 यूनिट हैं जी। एक यूनिट मेरा दिल्ली के अंदर है, उसमें अंदाजन 500 आदमी काम करते हैं, और एक यूनिट मेरा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहाँ अंदाजन 300 आदमी काम करते हैं। अंदाजन 800 साढ़े 800 आदमी मेरे यहाँ 800 आदमी है जी हाँ। और इसमें से कुछ लोग पलायन कर गए हैं, कुछ लोग पलायन करके गए हैं या अभी मौजूद हैं यूनिट में, या कुछ पलायन कर गए? कुछ लोग पलायन कर गए हैं जी, लेकिन हम तो हमने ग्रुप्स बना रखे हैं। अपनी जो भी हमारे नीचे सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर के नीचे वर्कर्स हैं, सबसे टच में हैं। किसी की जरूरत होती है उसकी जरूरत पूरा करने की कोशिश करते हैं, चाहे राशन से, चाहे कोई उसका
उसको आपका सुझाव क्या, आपका सुझाव क्या है जो आप कहना चाहते हैं सरकार से? आपका सुझाव क्या जो सरकार को आप कहना चाहते हैं? मजदूरों के हित में भी और आपकी बात भी हो। बिल्कुल, मेरा यही सुझाव है कि हमारे को जो भी नीति या निर्देश दिए जाए वो स्पष्ट हो, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो, और उसमें ये मान के रखा जाए, ऐसा नहीं सोचा जाए कि व्यापारी तो चोर है। व्यापारी की भी, उसकी भी मजबूरी है, उसके अपने, अब आप ये देखिए मेरे 800 आदमियों के लिए मैं तो अपने को उनका गार्डियन समझता हूँ। तो मैं, सरकार कहे या नहीं कहे, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, एक जिम्मेदार व्यापारी और उद्यमी के तौर पर मैं जिम्मेदारी मानता हूं कि उन 8 आदमियों को मुझे ही देखना है, लेकिन उसके लिए एक उसमें रीजनेबिलिटी, एक बैलेंस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया जी, शुक्रिया अखिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र तनेजा जी, या नाउ यू कंटिन्यू। नरेंद्र तनेजा जी, वो अभिभावक मांगते हैं मजदूरों को, मजदूरों की तनख्वाह कट ना हो, मजदूरों को पूरे महीने की तनख्वाह मिले, ये सवाल हैं बड़े, और साथ में एमएसएमई के जो अपने उद्योग धंधे के सवाल हैं वो आपके सामने एड्रेस है। तनेजा जी, हाँ देखिए, जो अग्रवाल साहब ने तमाम बातें कही, कोई हमारी भारतीय जनता पार्टी जो उद्यमी है उनको वही दर्जा देती है जो देश के निर्माण करने वाले लोगों को देना चाहिए। ये तो देश की रीढ़ की हड्डी है। आप इन्होंने ही बताया कि 800 रोजगार तो यही देते हैं, और इनके ऊपर अगर डिपेंडेंट को ले तो 5000 लोगों की रोटी इनकी वजह से चलती है। मैं उनके परिवारों को भी गिन रहा हूं, तो इसलिए हम बहुत सम्मान करते हैं। राष्ट्र निर्माण में आपकी बड़ी भूमिका है। और दूसरी, आपके जो सुझाव बिल्कुल सही सुझाव है, मैं पहुंचाऊंगा इसको निर्मला जी तक, आपके मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आपके सुझाव को पहुंचाऊंगा। लेकिन साथ में हमको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इस समय स्थिति ये है कि हम सरकार हो या उद्यमी हो या नौकरशाह हो, सब लोगों के साथ स्थिति है। एक तरफ तो युद्ध लड़ा जा रहा है 2 हाथों से, और दोनों हाथों से सब कुछ जो है उसको नॉर्मल करने की कोशिश है, और साथ साथ में विपक्ष के जो सवाल हैं और जो कटाक्ष है उनको भी साथ में दिया जा रहा है। लोकतंत्र है, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो आप व्यवसाय के अंदर देखिए, दुकानों को काफी हद तक खोलने की इजाजत दे दी गई है। अब प्रयास ये है कि उद्योग ज्यादा से ज्यादा खुले, तमाम उद्योग धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा है वो लगभग 70% उद्योग जो है या तो वो खुल चुके हैं या वहां पे खोलने की पूरी तैयारी हो रही है, क्योंकि उद्योग को बंद करो, खोलने में समय लगता है। 80% का टारगेट है आने वाले 15 दिन के अंदर पूरे देश के अंदर। और जो बैठक, तनेजा जी आपने इस पर क्यों नहीं बोला कि सैलरीज को कट करने को लेकर जो सवाल है उस पर आप का बयान आना चाहिए। मैं उस पर कमेंट, प्रतीक जी बिल्कुल बहुत अच्छा सा। देखिए, ये हमको मानना पड़ेगा, जैसे अग्रवाल साहब ने भी कहा कि जो हमारे वर्कर, मैं उनका गार्डियन हूं। अगर मान लिया 5-6 हफ्ते जो है काम नहीं हो पाया, उसमें उनका कसूर नहीं है। हमको देखना पड़ेगा कि जो हमारे यहाँ काम करते हैं श्रमिक जो है वो हमारा परिवार है। अगर हमारे परिवार में भी कोई किसी वजह से पैसा नहीं लेके आ रहा, हम उसकी देखभाल कर रहे हैं ना, ऐसे देखना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति, भारतीय सोच ये कहती है कि किसी के, अगर कोई आपके परिवार का हिस्सा है, उसकी देखभाल हमको करनी है। सरकार की तरफ से आपके प्रश्न सही है, आप इंतजार करिए इस सप्ताह के आखिर तक। सरकार भी अपनी तरीके से जो कर सकती है कर, उसकी नीति लेके शनिवार तक का इंतजार, सरकार भी लेके आ रही। बिल्कुल शनिवार तक का इंतजार जी, बिल्कुल शनिवार तक का आपने कहा कि इंतजार करना चाहिए। वाजपेयी जी, मैं आ रहा हूं। दानिश और वाजपेयी जी रहे। दानिश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद वाजपेयी जी। दानिश, आपका सुझाव और आपकी बहस में आपका पार्टिसिपेशन। दानिश रिजवान। प्रतीक जी, लेट से ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस चीज़ को ज़रूर समझा कि अब सुझाव की ज़रूरत है। पिछले डिबेट में मैं आपके साथ बैठा था और मैंने तमाम बातें जो आज इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं, जो मजदूरों की बातें मैंने कही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को ऐसा लग रहा था कि मैं देशद्रोह की बात कर रहा हूं। उनका कहना था कि आप सवाल मत पूछिए, लेकिन कम से कम इन्होंने स्वीकार किया। लेकिन मेरी एक और विनती है और इल्तजा है कि आप जितनी बातें कहिए सिर्फ भाषणों में मत रखिए। जिस तरीके से फिनांस मिनिस्टर और फिनांस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान आया था कि आप EMI 3 महीने तक मत भरिए, हम आपके साथ हैं, और बाद में जो सूचना जारी हुई कि अगर आप नहीं जमा करिएगा तो उस पर भी इंस्टॉलमेंट लग जाएगा, तो मतलब साफ है कि आप सरकारी घोषणा मत करिए, करके दिखाइए। और अगर आप मजदूरों को देश की रीढ़ मानते हैं तो जो मजदूर आज भी रास्ते में फंसे हुए हैं, कोई दिल्ली से कोलकाता जा रहा है, कोई कल कोलकाता से दूसरे राज्यों में जा रहा है, तो उनके लिए कुछ इंतजाम कर दीजिए, खाने पीने के इंतजाम कर दीजिए, तब जाकर ही देश तरक्की कर सकता है। आप आइए, भाषण दीजिए, पूरे देश आपने जो कहा, आप जैसे कह रहे, हम आपने कहा ताली पीटिए, थाली पीटिए, दिया जलाइए, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम हमारी गुजारिश को भी मान लीजिए। हमारे खाने का इंतजाम कर दीजिए, हमारे नौकरी को सुरक्षित कर दीजिए। 42% लोग आज बेरोजगारी के कागार पर आ गए हैं। अभी एक निजी कंपनी के जो मालिक हैं, उनका जो स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं, और मुझे लगता है कि वैसे लोगों ने भी मोदी जी को उम्मीद के साथ चुना था।
देखिए हम लोग अपोजिशन में जरूर हैं, लेकिन एक सबकी जवाबदेही है कि आज देश एकजुट होकर चले। और जब हम सजेशन देते हैं तो ये सजेशन बुरे लग जाते हैं। आप सीधे ये तोहमत लगाने लगते हैं कि भाई फलां ने क्या किया, आप फलां ने क्या किया। बुरा नहीं, कुछ नहीं, देश बुरा कुछ नहीं। दानिश आपकी आवाज, दानिश देखिए बीजेपी के प्रवक्ता जब आप बोल रहे हैं, मैं वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आऊंगा दानिश, बिल्कुल आऊंगा, वो सुनना चाह रहे हैं। मैं नरेंद्र तनेजा जी आपके पास आता हूं, लेकिन वाजपेयी जी एलजेपी से कोई जवाब देना चाहते हैं, मैं उनका जवाब लेके मैं आपके पास आता हूं, फिर दानिश मैं आपकी तरफ रूबरू होता। वाजपेयी जी, दानिश ने कुछ सवाल पूछे हैं एनडीए से, सरकार से। देखिए ये दानिश बाबू जो सवाल पूछ रहे हैं ये पहली बार नहीं पूछ रहे हैं। ये जिस दिन लॉकआउट हमने डिक्लेयर किया था उसके दूसरे दिन ही इन्होंने कहा कि लॉकआउट कैसे डिक्लेयर कर दिया, बगैर तैयारी के डिक्लेयर कर दिया। देखिए मैं इनकी बात का जवाब नहीं दूंगा। देखिए समय इस वक्त जो है वो बड़ा गंभीर है। हम ऐसा, अरे ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, हमारे सवाल को तो इंडस्ट्रियलिस्ट पूछ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? जवाब नहीं देंगे, क्यों भागते हैं आप जवाब से? आप जवाब से क्यों भागते हैं? आप क्यों नहीं बताते हैं कि खाने की व्यवस्था क्या होगी? नहीं, आप जवाब से क्यों भागते हैं? आप क्यों नहीं जवाब दीजिएगा? आप क्यों नहीं जवाब दीजिएगा? आप मजदूरों की चिंता नहीं करिएगा, जवाब नहीं देंगे। अरे मजदूरों की चिंता ना करें, मजदूरों की चिंता ना करें। क्या बात करें? क्यों नहीं जवाब देना चाहते हैं आप? जवाब से क्यों भाग रहे हैं? जो लोग पैदल चल के आ रहे हैं, जिनके आने का इंतजाम नहीं है, क्यों नहीं बोलना चाहते? फोन करके पूछते हैं कि कोई इंतजाम नहीं है, और आप क्यों नहीं देना चाहते? आप क्यों नहीं देना चाहते? प्लीज, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। जवाब क्यों नहीं देना चाहते भाई? क्यों भागते हैं आप? गंभीर परिस्थिति से है। देखिए एक तरफ क्या हो रहा है कि एक तरफ आंकड़े बढ़े जा रहे हैं, आप समझिए 80,000 के आसपास भाषण से पेट भर जाएगा, भाषण से पेट भर जाएगा। एक सेकंड रुकिए ना। अरे 8 बजे फिर सुन लेंगे। थाली पीट लिया, दिया जला दिया। भाषण से पेट भर जाएगा क्या? अरे विकट समस्या में पूरी दुनिया जानती है, देश नहीं पूरी दुनिया। सुन लो, अरे दानिश सुन लो भाई, दानिश मैंने कहा कि कोई बात नहीं, कोई विवाद नहीं, सीधे बात, कोई वाद विवाद नहीं, सीधे बात। जनता जानना चाहती है उसकी सैलरी मिलेगी, वो जानना चाहती है सैलरी कट जाएगी, क्यों ना कटे। उद्योगपति जानना चाहते हैं कि रेल पटरी पे आई है, उसके बाद ये उद्योग धंधे पटरी पे कब आए, ये सवाल है। इनको रूबरू होने दीजिए। वाजपेयी जी बोलिए। प्रत्येक बाबू देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था खुलना है, बहुत जरूरी है, फेस वाइज खुलेगी, धीरे धीरे खुलेगी। समस्या दूसरी खड़ी है, मुंह बाएं खड़ी है। जर्मनी में यही गलती कर चुके हैं। जर्मनी में उन्होंने अर्थव्यवस्था के चक्कर में लॉकआउट खोला, तो उसके बाद क्या भयावह स्थिति बनी है। देखिए प्रधानमंत्री जी बड़े सेंसिटिव हैं, आप इस बात को समझ लीजिए। पूरी तरीके से राय विमर्श से, विचार विमर्श से, अध्ययन करके कोई डिसीजन लेंगे। बैलेंसिंग एक्ट चाहिए, बैलेंसिंग एक्ट चाहिए, बैलेंसिंग एक्ट चाहिए। 450 गाड़ी चल चुकी है, 150 गाड़ी रास्ते में थी, वो भी 4 बजे तक पहुंच गई है। मजदूरों के लिए देखिए 46,000 करोड़ रुपए का राशन सेंट्रल गवर्नमेंट दे चुका है। अरे यार सुनते नहीं हो दानिश, दिस इज नॉट द वे। अरे भाई नहीं दिया है, बिहार के मिनिस्टर बोल रहे हैं कि आपके नेता ने नहीं दिया, झूठ बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? बिहार के मिनिस्टर झूठ बोलते हैं क्या? बिहार में आपकी सरकार है, चिट्ठियां लिख रहे हैं, को गया हुआ है। आराम से दानिश वाजपेयी जी, नरेंद्र तनेजा जी ने आवाज, कोई राशन नहीं दे रहे हैं। नहीं दानिश बहुत अच्छी बातचीत हुई है, बहुत अच्छी बातचीत हुई। बहस हम रोज करते हैं, हम बहस नहीं करना चाहते, हम बहस नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि कुछ रिजल्ट निकले। आपको सवाल पूछिए आप दानिश, मैंने सवाल पूछने से नहीं मना किया। आप पर मैं ठीक है वाजपेयी जी, ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ। कुछ तनेजा साहब बोलना चाह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता जर्मनी ने क्या नहीं, आपको वो बनाएंगे। तनेजा जी जवाब देना चाहते हैं, तनेजा जी जवाब दे। तनेजा जी प्रतीक जी सुनिए, दानिश जी जरा सुनिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। नहीं देखिए, आपकी भावना, आपके इमोशंस, आपकी उत्तेजना और आपका एक तरह से जो क्रिटिसिज्म है, मैं समझ रहा हूं उस बात को, कोई बुराई नहीं है, लोकतंत्र है, जरूर करिए। लेकिन हमें ये ध्यान में साथ में जरूर रखिए कि हम सबकी उसमें भूमिका क्या होगी, आपकी भी क्या भूमिका होगी, क्योंकि युद्ध तो है, ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो दिख नहीं रहा है। और ऐसा नहीं कि हमारी एयरफोर्स और नेवी जाके उनसे खाली लड़ लेगी या हमारी फौज लड़ लेगी, इसलिए हमने सबने मिलकर लड़ना है। अच्छा दूसरा सुन लीजिए दानिश जी, उसके साथ में आपने बिल्कुल, जब मैं भी तस्वीरें देखता हूँ, जब तस्वीरें देखते हैं कि हमारे श्रमिक लोग जो है सड़क पे हैं और किस हालत में है, सबका दिल पसीजता है।
16 लोगों की जान चली गई, आपको क्या लगा? मैं वही बता रहा हूं, हम भी सुन लो, कहते जवाब नहीं देना चाहते। लेकिन दानिश जी सुनिए, आप बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। अच्छा, हमें ये देखना मैं आ रहा हूं अर्जुन जी, आ रहा हूं। जो भी केंद्र सरकार कर रही है, जो राज्य सरकारें करे, जितने भी दलों की, हम किसी की नहीं कह रहे, चाहे कांग्रेस है चाहे वो और, जो सब लोग अपनी तरीके से सही काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उसके बावजूद जो सुझाव होते हैं, सुझाव लेके आइए, आपके सुझाव सर आंखों पे स्वागत है। तो स्वागत, सबके सुझाव लेकर के हम दुश्मन को हराएंगे। ये जो हम पे हमला हुआ है इसको हराएंगे, समझिए इस बात को। हालात को, बड़ी स्थिति गंभीर है, वाजपेयी जी करेक्ट है, वाजपेयी जी सही कह रहे हैं, स्थिति गंभीर है। कृपया करके गंभीरता को समझिए। राजनीति के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, हम लोकतंत्र है, कोई उसमें नहीं, लेकिन अभी जो हालात है उसको समझिए। और प्रधानमंत्री आज रात को आपके साथ फैसला सुनाएंगे। राजनीति के लिए उम्र पड़ी है, राजनीति के लिए उम्र पड़ी है। कृपया सुझाव के साथ आए। एक SMS आया मेरे पास कि सर हमारी जो स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लेबर है। प्रतीक जी 10 सेकंड लूंगा मैं, प्रतीक जी 10 सेकंड दीजिए मुझे आप। प्रतीक जी 10 सेकंड लूंगा मैं, 10 सेकंड लूंगा मैं। हम लोग कौन सी राजनीति कर रहे हैं? हम लोग कौन सी राजनीति कर रहे हैं? मजदूरों पर सवाल उठाना क्या राजनीति करना है? छात्रों की बातचीत करना क्या राजनीति करना है? भूखों को खाना दिलाने की बातचीत करना क्या राजनीति करना है? भाई साहब, कौन सी राजनीति हम कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि जो मजदूर बेचारे 1000 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, उनके लिए इंतजाम होना चाहिए। हम वो बात कर रहे हैं आपसे, तो आप कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं। भाई मजदूरों का सवाल ना पूछे, जो उनका सवाल ना पूछे, भूखों के लिए खाने का इंतजाम ना करें हम। दानिश उस बात बहुत अच्छी बात, अभी बहुत अच्छी बात नरेंद्र कनेजा जी ने की, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने। उन्होंने कहा दिल पसीजता है, लेकिन शायद हिंदुस्तान के लेबर मिनिस्टर का दिल नहीं पसीजा। हिंदुस्तान के लेबर मिनिस्टर की स्टेटमेंट तक नहीं आई। 16 जवान जिस दिन मरे थे रेलवे ट्रैक पर, लेबर मिनिस्टर की आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। इस देश में पता नहीं लेबर मिनिस्टर है भी कि नहीं, उसका भी दिल है कि नहीं, और वो पसीजता है कि नहीं पसीजता। इन्होंने कहा कि रीढ़ की हड्डी है मजदूर हमारे। बिल्कुल जिस तरह से रीढ़ की हड्डी का ख्याल किया है इन्होंने पिछले 2 महीने में मजदूरों का, वो पूरे देश में देखा है। इन्होंने दूसरी बात कही किसानों की। किसानों का भी आप किसी भी मंडी में जाकर देख लीजिए, पता चल जाएगा कि कितना ख्याल केंद्र सरकार ने किया है। राजनीति, वो मजदूर तो आपकी सरकार थी, आपने मैं बताता हूँ राजनीति करना ये होता है। आप सो रहे थे, राजनीति करना, लेकिन मैं बताता हूँ मैं किसी के बीच में नहीं बोला, गलत तरीका है आपका। 1 घंटे में आपने एक सॉलिड बात नहीं कही, आप उत्तर क्यों? राजनीति मत करिए। राजनीति करना ये होता है, लोगों की जान गई, उसके उनका खून जो है वो आपके। राजनीति करना ये होता है प्रतीक भाई के मित्रों, दिल्ली में बैठी सरकार को खजाने में क्या खर्च होता है और क्या खजाने में आया उसको जानने का हक है कि नहीं, ये राजनीति होती है। पीएम केयर फंड के बारे में आप एक शब्द नहीं बताते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 6 साल से इनके बीच में बोलते रहेंगे, क्योंकि अब इनकी पिटाई शुरू हो गई भाजपा वालों के भी बीच में। आलोक जी यू विल गेट टाइम। आलोक जी यू विल गेट टाइम। आलोक जी, जब मैं सेगमेंट शुरू करूंगा तो मैं आपसे शुरुआत करूंगा। यू विल गेट टाइम, ऑफ कोर्स यू विल गेट टाइम, ऑफ कोर्स यू विल गेट टाइम, ऑफ कोर्स यू विल गेट टाइम। जैसे भूमि पर चल रही जो 1 महीने में धूप कैसे टेक गई। ठीक है, मैं आऊंगा, मैं अभी से शुरू करूंगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं, इसी सवाल से फिर जुड़ूंगा और हमारे साथ शिवसेना के प्रवक्ता जुड़े हैं, उनसे भी बात करें। लॉकडाउन अधिवेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है और 8-9 बजे के तक ये लगातार अधिवेशन जारी रहेगा, जिसमें आप तमाम सारी लोगों को बोलते सुनेंगे और खासतौर से 8 बजे प्रधानमंत्री का जो भाषण है आप खासतौर से इसी अधिवेशन को इसी चैनल पर देखें। खासतौर से हम आज लॉकडाउन अधिवेशन इसी के लिए कर रहे हैं। बातचीत के सिलसिले को फिर से एक बार हम जोड़ते हुए, मेरे पास एक SMS आया, खासतौर से वाजपेयी जी से ये सवाल पूछा गया है और पूछने वाले सुधींद्र हैं महाराष्ट्र के। उन्होंने कहा कि हमने आपका सब तरह से साथ दिया, बिजनेस की अनसर्टेनिटी के बारे में कब तक रहेगी इसके बारे में क्लियर करिए। सैलरीज और दूसरी लायबिलिटीज हैं, हम कैसी पूरी करें? अगर सैलरी नहीं देंगे तो ये स्किल्ड लेबर यहां से मेरे साथ जो मुंबई में है
चली जाएगी, इसको कैसे दूर करें? ये सवाल आप एलजेपी वालों से भी पूछ लीजिएगा और आपके उनके बगल में जो बैठे हैं शिवसेना के प्रवक्ता, उनसे भी पूछिए। ये दो सवाल, सुधींद्र जी थैंक यू सो मच जो आपने मुंबई से सवाल पूछा है। मैं ये सवाल रखता हूं और कोशिश करूंगा कि ये बातचीत हो, लेकिन सबसे पहले आलोक जी जो बोलना चाह रहे थे, आलोक जी को मौका। आलोक जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं एलजेपी के पास आता हूं, उसके बाद शिवसेना के पास। अभी भी पहले भी हमारे समय पे भी पूरा कहा गया कि एमएसएमई के नाम पर अभी तक पूरी तरह से लॉलीपॉप दिया गया है और जिस तरह से तमाम घोषणाएं हुई हैं उसका कहीं पर भी ग्राउंड पर असर नहीं है। उद्योगपति आए वो ना कांग्रेसी थे ना बीजेपी थे, वो साफ कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मैंने शुरू में ही कहा 1000 नोटिफिकेशंस अगर प्रतीक जी आ जाते हैं किसी कानून को लेकर या इकोनॉमिक्स को लेकर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी आने की जरूरत है और ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसीलिए सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस ना मजदूरों में आ रहा है और ना ही व्यापारियों में आ रहा है। और यही कारण है आज पता नहीं तनेजा जी कहां से 70% उद्योग खोल दिए। हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े शहर हैं मैक्सिमम रेड जोन में हैं और 70% उद्योग खोल दिए। मुझे लगता है 6 वर्षों से जो इकोनॉमी मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, बैठअप इंडिया, आज इकोनॉमी 1 महीने में रेंग अप इंडिया हो गई। व्हाइट पेपर लेकर आइए, पीएम केयर्स फंड का जवाब दीजिए कहाँ है और ट्रांसपेरेंसी लाइए। लेकिन आज तनेजा साहब ने एक स्पष्ट बात कर दी है कि आने वाले समय में या शाम को 8 बजे मोदी जी कुछ भी बताने वाले नहीं है, शनिवार तक का इंतजार कीजिए। मजदूर की हालत खराब आपने देखी, उद्योगपति शनिवार के बाद शनिवार तक रुकने को हम हर तरह से केंद्र सरकार के साथ हैं, लेकिन भविष्य क्या होगा ये आज तय होना चाहिए। मोदी जी देश के सामने स्पष्ट करें। जी आलोक जी, मैंने आपने बात रखी। मैं नरेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जो सवाल था वो एलजेपी से पूछा गया था, मैं उनके पास रखता हूं, फिर अर्जुन जी आपके पास आता हूं। नरेंद्र जी फिर आप जवाब दीजिए आखिर में। जी एलजेपी के प्रवक्ता वाजपेयी जी। देखिए सुधींद्र बाबू ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब बड़ा सीधा है। देखो भैया, मोदी जी पूरे दिल से गरीबों के साथ हैं, व्यापारियों के साथ हैं, किसान के साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं। ये पिछले 6 साल का रिकॉर्ड है। मजदूरों को बाकायदा पूरी सैलरी दी जाएगी। बिजनेस हाउसेस को, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं चाहे मिडिल के हैं, सबको बैंक लोन का रेट सस्ता करके दिया जाएगा। वर्किंग कैपिटल बढ़ाई जाएगी। मेरा आपको ये वादा कर से हम कह सकते हैं ये बात, ये इस तरीके से नहीं है। हाँ, लेकिन इन लोगों को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। ये दानिश जैसे और आलोक शर्मा जैसे। आलोक शर्मा जी 60 साल आपका राज सरकार चलाई थी आपने। आपके ऊपर 2 बारी विपदा आई थी, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और चाइना से युद्ध हुआ था। ये उससे बड़ा युद्ध हम लड़ रहे हैं। आपके साथ हमने ये व्यवहार किया था क्या? हमने विपक्ष ने ये व्यवहार किया था क्या कि हम आपके हर एक्शन को पूछते थे क्या? आप थोड़ा सब्र नहीं रख सकते? आप 2 महीने 15-20 दिन और नहीं रुक सकते क्या? नहीं, क्वेश्चनिंग तो बड़ा इजी है। अभी प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जो है उसका खर्चा चल रहा है, पैसा लग रहा है, ऑडिट भी मिल जाएगा आपको। क्यों चिंता करते हैं? रॉफेल का आपको अकाउंट मिल गया ना? रॉफेल का अकाउंट आपको मिला कि नहीं मिला? खाली क्वेश्चनिंग करोगे कि सब पॉज हो गया, लॉकडाउन पॉज हो गया, लॉकडाउन तैयारी के साथ क्यों नहीं लगाया, लॉकडाउन खोल क्यों रहे हो, मतलब सिर्फ क्वेश्चनिंग करोगे। ये कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं है माय डियर फ्रेंड। ये आपको शोभा नहीं देता कांग्रेसियों को कि ये वक्त नहीं है इस वक्त। मजदूरों के साथ जितना हम लोग कर रहे हैं, 15 लाख रुपए मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया, महाराष्ट्र सरकार ने क्या दिया? राज्य सरकारों की क्या जिम्मेवारी नहीं थी कि मजदूरों को खाना खिलाएं, मजदूरों को शेल्टर हाउसेस दें और उनको न जाने दें? अभी तक हमने 650 ट्रेनें चला दी हैं, मजदूरों को घर पहुंचा रहे हैं। सब चीज का ध्यान रखें, थोड़ा समझिए बात को। अभी आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहां पहुंच सकती है भयावह। भगवान ये ना करे, साथ दीजिए, हमारा सजेशन दीजिए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन सब्र रखिए, ये मेरा यकीन के साथ वादा है। वाजपेयी जी सवाल पूछा था। सवाल पूछने का तो कांग्रेस को भी हक है और दानिश को भी हक है, सवाल तो पूछा जाएगा। लेकिन एक हमारे साथ उद्योगपति जुड़ रहे हैं, मैं उनकी बात सुनना चाहता हूं। जी बोलिए पवन जी, बोलिए पवन जी। नमस्कार प्रतीक, बताइए। जी बताइए। जी सवाल यह है कि क्या इस समय जो तमाम लॉकडाउन खुलने की बात हो रही है, लॉकडाउन खुलने को लेकर तमाम सारे उहापोह है, कितना खोला जाए, कहां खोला जाए, किस रेंज में जोन तय करने की बात है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, 5 दिन में 20,000 आंकड़े बढ़ गए, ये भी अपनी चिंता का विषय है। तो इन तमाम सारी बातों को लेकर 8 बजे प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, तमाम उद्योगपतियों की एक्सपेक्टेशंस हैं,
सैलरीज को लेकर तमाम जो लोग काम करते हैं एमएसएमई सेक्टर में, जो मझोले उद्योगों में, उनको लेकर है। उद्योगपति कहते हैं कि अगर सैलरी पूरी देना है तो हमारे पास तो पिछले 2 महीने से कुछ आया नहीं है, क्योंकि बिल हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये तमाम सवाल हैं। आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? पवन अग्रवाल। देखिए प्रतीक भाई, यहाँ मैं मुख्य बात इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि भारत आपको आवाज आ रही है प्रतीक जी मेरी? जी मैं बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए बोलिए, आ रही है। हाँ हाँ जी बोलिए बोलिए, आ रही है पवन जी, आ रही है, आवाज आ रही है। देखिए मैंने पूरी डिबेट बड़ी ध्यान से सुनी है और मैंने इस बात पर भी गौर किया है कि क्या क्या समस्याएं, किस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने जा रही हैं। मैं ये समझता हूं कि जिस प्रकार का देश हमारा है, जिस प्रकार की जनसंख्या हमारी है और जिस प्रकार की ये समस्या आई है, इसके लिए एक बहुत व्यापक रोड मैप इमीडिएटली बना देना चाहिए। अदरवाइज इस देश को संभालना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ जो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर की बात हम कर रहे हैं, इसके अलावा आप सोचिए एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो बहुत बड़ी संख्या में है, जो करीब करीब कई करोड़ जनसंख्या है, जो अनस्किल्ड अनऑर्गेनाइज लेबर है। जो मैं मानता हूं कि बाकी जितनी लेबर है उसके साथ उतना ही जरूरी है। इसके बगैर किसी प्रकार की कोई इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी, कोई उद्योग, कोई धंधा नहीं चल पाएगा। लिहाजा इस पर बहुत बारीकी से गौर करने की आवश्यकता है कि इनको किस तरीके से रोड मैप बना देना चाहिए। शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कही प्रभात जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पवन जी की रोड मैप बना देना चाहिए। मैं जी ऑफ कोर्स मैं अर्जुन आप ही के पास आ रहा हूं, शिवसेना के प्रवक्ता। देन नरेंद्र जी आपके पास, वो बहुत देर से नहीं बोले। अर्जुन शिवसेना के प्रवक्ता अर्जुन खोटकर जी। अर्जुन खोटकर जी। प्रतीक जी, पहली बात तो आपने मुझे बहुत कम समय दिया, थोड़ा सा समय मुझे दीजिएगा। जो ये समय बोलिए कौन सही है कौन गलत है, कौन सही है कौन गलत है, ये बताने का समय आज नहीं है। भविष्य में इस बात का पता चलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट सही थी, सारे राज्य शासन सही है। ये समय बाद में इसके ऊपर चर्चा रखेगा, बाद में चर्चा होगी। मैं नरेंद्र भाई का तनेजा का बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि इस देश का ये कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है और सारी व्यवस्था कृषि से जुड़ी हुई है। और जब तक हम सब मिलकर कृषि के पक्ष में खड़े नहीं होंगे तब तक इस देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल पटरी पर नहीं आएगी। हम सब को मिलकर कृषि के बारे में सोचना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र सरकार है या देश के हर कोने की सरकार है, सब लोग किसान के पीछे पड़े। इस देश के अंदर जब जब भी जरूरत पड़ी तब सारे की सारी क्रांति जो खड़ी की वो किसानों ने इस देश के अंदर क्रांति खड़ी की है। और आज इस हालात के अंदर जो उद्योग बंद है, किसान खेती वाला परेशान है, तो मुझे लगता है कि मूल रूप पर किसान के पीछे खड़े होना पड़ेगा। एक बार फिर से क्रांति, जो हरित क्रांति जिसको बोला गया था, वो हरित क्रांति इस देश के अंदर फिर से एक बार होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसान उगाएगा नहीं, फसल मैं आपका पॉइंट लेता हूँ। एक बार कृषि की तरफ एक बार कृषि की तरफ मुड़ना पड़ेगा, एक बार कृषि की तरफ देखना पड़ेगा। नरेंद्र तनेजा जी मैं आया, आलोक जी आया, उसके बाद आ रहा हूँ। नरेंद्र तनेजा। प्रतीक जी 2 पॉइंट मैं क्विकली रखता हूँ। एक तो ये बात हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, मुझे सवालों से कोई दिक्कत नहीं, क्रिटिसाइज भी करें कोई बात नहीं, अपोजिशन है, उनका काम है, धर्म है, उससे हमें कोई परेशानी नहीं। जितने सवाल पूछने पूछे, लेकिन सुझाव भी दें। मेरा इन्होंने ये कहा 7 सप्ताह पहले प्राइम मिनिस्टर केयर फंड बना, सिर्फ 7 सप्ताह पहले, और अब कांग्रेस जो है सुबह से शाम तक ये कहती है उसका ऑडिट का हिसाब दीजिए। 7 सप्ताह नहीं हुए, 7 वीक्स। मेरा ये कहना है कि भाई ठीक है, उनको क्योंकि उनको हर जगह स्कैम स्कैंडल दिखता है, उनकी संस्कृति सोच ऐसी है, उनको मैं कोई दोष नहीं दे रहा। मैं लेकिन ये पूछना चाहता हूं, पीएम केयर फंड जो है इसलिए है कि सब लोग अपनी आहुति दें, कंट्रीब्यूट करें, वो देश के लिए है ना। कितना फंड दिया राहुल गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन है, सोनिया जी ने कितना दिया, कांग्रेस तो धनाढ्यों की पार्टी है, पूरी दुनिया जानती है, बिलियंस है इनके पास। तो आलोक जी ने कितना दिया, अगर नहीं दिया तो आज अपील जारी करिए कि पीएम केयर फंड में हर कांग्रेसी इतना पैसा देगा, और सोनिया जी से पहले दिलवाइए। आलोक जी शाम तक आप भी दे दीजिए, अगर आपको एड्रेस ना पता प्रतीक जी इनको एड्रेस दे दीजिएगा। दूसरी बात, राज्य सरकारों की बात, जो नोटिफिकेशन की बात है कि इतने नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। पंजाब में जहां इनकी सरकार है, राजस्थान जहां इतनी सरकार है, महाराष्ट्र में जहां इनकी सरकार है, जरा गिन के बताइए कितने नोटिफिकेशन। 360 से ज्यादा नोटिफिकेशन कांग्रेस की सरकारों ने भी इश्यू करे हैं।
क्योंकि हालात ऐसे हैं, एक युद्ध चल रहा है। भारत का इतिहास है, जब देश पे हमला हुआ है सारा देश एक हुआ। ये पहली बार है इतिहास में कि कांग्रेस पार्टी जो है वो देश का साथ नहीं दे रही, सरकार का साथ नहीं दे रही, 136 करोड़ भारतीयों को साथ नहीं दे रही। आलोक जी, now respond. आलोक जी, now Alok ji, you respond. Now Alok ji, you respond. Now Alok ji, please respond. आपको मुझे लगता है कि तनेजा जी की जो बौखलाहट है वो बौखलाहट सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने किसी भी केंद्र सरकार केंद्र सरकार के निर्णय का कांग्रेस पार्टी ने कोई विरोध नहीं किया है। हमेशा प्रधानमंत्री महोदय ने जो भी कहा है हमने कहा है हम उसके साथ खड़े, हमने कोई विरोध नहीं किया है। पीएम केयर फंड एक प्राइवेट ट्रस्ट है और उस पर हम सवाल उठा रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने आज में प्राइवेट ट्रस्ट है, प्राइवेट ट्रस्ट है, हो ही नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर प्राइवेट ट्रस्ट कैसे हो जाएगा? अरे सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने एफिडेविट दिया है, आप सुनिए बात को, सुनते नहीं बात को आप। सुप्रीम कोर्ट में आपने एफिडेविट दिया कि प्राइवेट ट्रस्ट 1980 1860 का जो प्राइवेट ट्रस्ट एक्ट है उसके तहत ये एक्ट बना और उसी में एटीजी बना है। ये कोई गवर्नमेंट का एक्ट नहीं है प्राइवेट ट्रस्ट पर। आप लोगों ने यार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है, क्या बोल रहे थे तनेजा जी आप? मुद्दे पर आइए। प्राइवेट फंड नहीं है वो, कोई अरे भाई ये प्राइवेट ट्रस्ट है, वो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने उत्तर दिया है, हमने नहीं कहा है। जाकर उसको चेक कर लीजिए पीएम केयर फंड को कौन सी सरकार ने बनाया है, कौन सी पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बना है। 1860 के एक्ट के तहत अब ये बोलते रहेंगे 1860 का जो उसके तहत इसका मतलब ये नहीं कि वो प्राइवेट हो गया। उनका मुद्दा तो ये घबरा गए हैं, ये डिबेट से डिरेल करना चाहते हैं। हम बार बार फिर कह रहे हैं गलत जानकारी देंगे तो बेस पर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। आप ये बताइए सोनिया जी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, राहुल गांधी ने कितना कंट्रीब्यूशन किया? मुझे जहां मुझे करना है मैं वहां कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा नहीं। आप बता के जाइएगा कि बीजेपी की पार्टी के सबसे अमीर पार्टी है, बीजेपी पार्टी ने कितने किया बता दीजिए। आप देने वाली पार्टी नहीं है, आप जनता का बीजेपी खून चूसने वाली पार्टी ने है, कितने किया जनता से लेने वाली पार्टी है, देने वाली पार्टी आप नहीं है। इसीलिए आके गुमराह करते हैं, मैं आपको गुमराह नहीं करने दूंगा। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आलोक जी पॉइंट पे मुझसे की बात हमेशा से आदत रहती है कि ये मुझसे पॉइंट नहीं होता है डिबेट करने के लिए। मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी ने कितना बात अगर गलत करेंगे प्रतीक जी या नरेंद्र जी आप क्लियर कर दीजिएगा। आई विल गिव यू टाइम नरेंद्र जी, आई विल गिव यू टाइम। आलोक जी जल्दी कंप्लीट करिए आप। नरेंद्र जी मैं आपको टाइम दूंगा जी। आलोक जी मुझे लगता है तनेजा जी ने बहुत बड़ा खुलासा न्यूज 18 पर किया है कि आप शनिवार तक इंतजार कीजिए, और अगर ऐसा होता है कि मोदी जी कोई बड़ी घोषणाएं नहीं करते हैं आज शाम को, तो सीधा सीधा ये होगा कि मोदी जी का जो ट्वीट आया है आज, वो ट्वीट आया है गुजरात हाई कोर्ट का एक डिसीजन आने के 25 मिनट के बाद, जिसमें इनका भंडाफोड़ हुआ है पूरी तरह से कि किस तरह से गुजरात मॉडल में विधायक जीतते हैं। आज इनके वहां के एजुकेशन मिनिस्टर को हाई कोर्ट ने तैयार कर दिया है। मुझे लगता है पूरा ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी ने एक कदम उठाया है कि आज मैं शाम को 8 बजे आकर अवतरित होऊंगा। अगर मोदी जी आज कोई सॉलिड बात नहीं करते हैं तो देश कहेगा कि मोदी जी आप ये भाषणबाजी बंद कीजिए। और मैं आज नरेंद्र तनेजा जी ने शनिवार को कहा था, शनिवार तक नरेंद्र तनेजा जी ने शनिवार तक का बोला था। आपने खैर सवाल प्रधानमंत्री का आपके भाषण में कर दिया, लेकिन नरेंद्र जी ने साफ बोला तो शनिवार शाम तक कुछ नहीं होगा। और ठीक है आलोक जी आई हैव टेकन योर पॉइंट, वेरी गुड आलोक जी आई हैव टेकन योर पॉइंट। नाउ तनेजा जी बिल्कुल क्लियर कर दीजिए इसको 20 सेकंड में, फिर मैं जाता हूँ हम दो पॉइंट जी। तनेजा जी क्लियर कर दीजिए 2 पॉइंट। पहली बात जो पीएम केयर फंड है, पीएम केयर फंड जो है वो देश के लिए है। पीएम केयर फंड जो है वो उसमें सब लोग आकर के कंट्रीब्यूट करिए, और वो कंट्रीब्यूट करके, क्योंकि वो जिस पर्पस के लिए बनाया गया है वो कोरोना वायरस पे आप देख रहे हैं कांग्रेस कैसी बौखलाई है। ये धनाढ्यों की पार्टी है, आप लोग अरबों रुपए लेके भाग चुके हैं। स्कैम एंड स्कैंडल आप पूरा देश जानता है, इसलिए जो है उस पे आइए और कंट्रीब्यूट करिए। कांग्रेस नहीं करेगी, कांग्रेस नहीं करेगी, कांग्रेस नहीं चाहती कि देश जो है कोरोना वायरस से युद्ध को जीते, वो नहीं चाहते। दूसरी बात, ये जो शनिवार की जब मैंने बात करी है, मैंने एसएमईज की बात करी है। एसएमईज के बारे में क्या क्या और कदम उठाए जा सकते हैं उसके बारे में बात करी जा रही है। सिर्फ एसएमईज की बात हो रही है और कुछ भी नहीं। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं पूरे प्रोग्राम का समाप्त करना चाहता हूँ। मैं पूरे प्रोग्राम का क्योंकि कांग्रेस नहीं बोलने दे रही है।
मैं पूरे प्रोग्राम का समअप करना चाहता हूं। तनेजा जी ने कहा कि मझोले उद्योग है, उसके लिए उनको शनिवार शाम तक का इंतजार करना चाहिए। सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ रिलीफ आएगी, और वो अगर रिलीफ आएगी तो उम्मीद करते हैं कि वो मजदूरों तक भी जाएगी, क्योंकि अगर शनिवार शाम तक कुछ एमएसएमई यानी मझोले उद्योगों को, जैसे तनेजा जी ने कहा कि कुछ रिलीफ आ सकती है, हमको इंतजार करना चाहिए, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो मजदूरों तक, उनके एम्प्लॉइज तक और उनकी सैलरीज को, तमाम सारी चीजों को कवर करेगी। लेकिन आज इस मुद्दे पर सिर्फ इतना, कल एक नया मुद्दा लेकर हम आएंगे, बात करेंगे, तमाम सारे लोग फोन से जुड़ेंगे और आपकी बात रखेंगे। लेकिन आज अधिवेशन में अभी सिर्फ इतना, लेकिन आप 9 बजे तक जरूर बने रहिए।